बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हॉल में मौजूद बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब मैंने सलाम किया तो आवाज़ जो है बहुत हल्की सी आई। आप सब थोड़ा एनर्जी का मुजाहरा करें देना। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो लंग फाइब्रोसिस ये बेसिकली क्या है? फाइब्रोसिस, लंग्स फाइब्रोसिस का मतलब है कि फेफड़ों के ऊपर स्कार आ जाना। स्कार, अब आपके जहन में ये बात आएगी कि स्कार क्या होता है। आपने अक्सर ये बात नोट की होगी कि अगर हाथ पे कोई कट पड़ जाए या हाथ की खाल हट जाए तो उसके बाद ऊपर जो है हल्का सा स्कार आ जाता है, सही है। तो उसी तरह का स्कार जो है वो आपके फेफड़ों के ऊपर आ जाता है। और जैसे ही लंग पे स्कार आएगा तो फिर क्या होगा? सबसे पहली चीज़ ये होगी कि लंग्स का काम क्या है? लंग्स का काम है ऑक्सीजन को क्या करना? एक्सचेंज करना। तो जैसे ही लंग्स पे स्कार आएगा तो सबसे पहला सिम्टम क्या होगा? वो होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में जो है वो दुश्वारी मरीज को आएगी। एक सबसे अहम बात ये कि ये जो लंग्स फाइब्रोसिस है ये कोई एकदम नहीं हो जाता कि बंदा जो है वो सोया और सो के उठा और उसको जो है वो लंग फाइब्रोसिस हो गया, ऐसा नहीं है। लंग फाइब्रोसिस की खास बात ये है कि ये एक्यूट कंडीशन नहीं है, ये किसी दूसरी बीमारी के बाद होता है। फॉर एग्जांपल, आपको कोविड-19 है, आपको जो है वो नमूनिया है, आपको ब्रोंकाइटिस है, ये बीमारियां अगर सही ना हो तो फिर क्या होता है कि लंग्स पे जो है वो स्कार बनना शुरू हो जाते हैं और लंग्स जो है वो फाइब्रोसिस बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट करें प्लीज स्लाइड। अच्छा, अब देखते हैं कि लंग फाइब्रोसिस के कॉजेज क्या क्या होते हैं। वो कौन कौन सी कंडीशन है कि हमारे लंग्स पर स्कार बन सकता है, फाइब्रोसिस बन सकता है, उस पर जो है वो जख्म हो सकता है। अभी मैं आपको आगे बहुत सारी इमेजेस भी दिखाऊंगा, एक्सरे भी दिखाऊंगा, सिटी स्कैन भी, कि आपको अंदाज़ा हो कि लंग फाइब्रोसिस को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे जो है ये डायग्नोज हो सकता है। तो लंग फाइब्रोसिस का अगर हम कॉजेज देखें तो सबसे पहला इसका कॉज है ऑटो इम्यून डिजीज, सही है। हमारी बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि ऑटो इम्यून है। जब भी ऑटो इम्यून का लफ्ज़ आया तो इसका मतलब ये होता है कि वो बीमारी जो किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती, जबकि हमारी बॉडी इसको खुद ब खुद प्रोड्यूस कर लेती है, सही है ना। हमारे, आप समझे, अंदर जो पुलिस फोर्स है उन्हीं की आपस में जंग हो जाती है। बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें से एक बहुत बड़ा नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। और आप सबको पता होना चाहिए कि एलोपैथिक तरीका इलाज के अंदर जो है वो तमाम ऑटो इम्यून डिजीज़ का कोई इलाज नहीं है, वो सिर्फ आपको स्टेरॉइड देंगे और कोई इलाज नहीं। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ एक बहुत बड़ा कॉज है लंग फाइब्रोसिस का। और दूसरा हमने देखा कि इन्फेक्शियस कॉज, इन्फेक्शियस वो बीमारियां कि जो वायरस और बैक्टीरिया से होती हैं। इसमें कोविड-19 भी आ गया, नमूनिया भी आ गया, ब्रोंकाइटिस भी आ गया। वो तमाम बीमारियां जो कि वायरस से हो रही हैं, बैक्टीरिया से हो रही हैं, उनसे अगर ये लंग्स फाइब्रोसिस होगा तो हम कहेंगे लंग्स फाइब्रोसिस कॉज बाय द इन्फेक्शियस डिजीज, सही है। तीसरा जो है, एक मिनट वो करें, बैक करें। तीसरा जो है वो एनवायरमेंटल कॉज। एनवायरमेंटल कॉज में क्या, वो लोग जिनकी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग है, जो बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल में रहते हैं, उनको भी जो है वो लंग्स फाइब्रोसिस हो सकता है। मेडिकेशन, कुछ अद्वियात भी ऐसी हैं कि उनके इस्तेमाल के बाद भी जो है वो आपको लंग्स फाइब्रोसिस हो सकता है। और एक और चीज़ कहा जाता है आइडियोपैथिक, कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ हमारे पास आता है और उसको कोई भी कंडीशन नहीं होती, ना वो इन्फेक्शियस होता है, ना जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है। तो हम कहते हैं कि लंग्स फाइब्रोसिस कॉज बाय द अननोन कॉज, सही है। नेक्स्ट करें प्लीज। अलामात देखते हैं क्या क्या है। इसकी अलामात में आप देखें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सबसे पहला सिम्टम ये होगा। देखिए, फेफड़ों का काम क्या है? फेफड़ों का काम है हवा को फिल्टर करना, सांस को अंदर पहुंचाना। जब फेफड़ों पे आपके स्कार बनना शुरू हो जाएंगे, फाइब्रोसिस आना शुरू हो जाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी, जो कि कोविड-19 का भी हमें सुनने में आ रहा है कि मेन सिम्टम है। और आजकल हमारे जहन में एक चीज़ आ गई है कि जब भी हमारी सांस लेने में दुश्वारी होती है हम उसी साइड पे जाते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे कॉजेज हैं। तो जब भी आपके फेफड़ों का कोई भी मसला हो, चाहे वो एस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, नमूनिया हो या लंग्स फाइब्रोसिस हो, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का सिम्टम जो है वो आएगा। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब सिर्फ कोविड-19 नहीं है, आपको तमाम चीज़ों को जो है वो देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसका लंग्स फाइब्रोसिस का बहुत बड़ा सिम्टम है। ड्राइनेस है, फटीग है, वीकनेस है, और ज़ाहिर है कि बहुत दिन से अगर जो है वो उसको लंग्स पे फाइब्रोसिस है, वो सांस नहीं ले पा रहा, तो उसको जो है वो वीकनेस हो जाएगी। नेक्स्ट करें। अच्छा, जैसे कि कोविड-19 है तो इसका मुझे जिक्र करना बहुत ज़रूरी था कि जी हाँ, बिल्कुल आपके जहन में सवाल होगा कि लंग फाइब्रोसिस क्या कोविड-19 में हो सकता है। बिल्कुल, अगर कोविड-19 सही ना किया जाए तो ये इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट करें। अच्छा, डायग्नोसिस, हाउ टू डायग्नोज द लंग फाइब्रोसिस। हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे मरीज को जो है वो लंग्स फाइब्रोसिस हो गया। लेकिन सबसे पहली बात मैंने बताया कि ये कोई एक्यूट कंडीशन तो है नहीं कि पेशेंट रात को सोया सुबह उठा उसको लंग्स फाइब्रोसिस हो गया। ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन है। जब आपके पास मरीज़ आया और कहे कि भाई मुझे पिछले 4-5 महीने से 6 महीने से जो है वो खांसी है। अभी मैं आगे एक केस भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा लंग फाइब्रोसिस का। तो उसके बाद जो है हम प्रॉपर उसका एक्सरे, सिटी स्कैन जो है वो
करवाते हैं और उसके बाद जो है वो हमें समझ में आता है कि मरीज को जो है वो लंग्स फाइब्रोसिस है या नहीं। जब भी केस आपका बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाए तो आपको जो है, या आप देख रहे हैं कि आपके पास एक्यूट कंडीशन में आया, आपने मेडिकेशन ली, आपको ठीक नहीं हो रहा, तो आपको डायग्नोसिस की साइड पे जाना चाहिए। और डायग्नोसिस हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरे आता है और उसके बाद हमारे पास सीटी स्कैन आता है। फेफड़ों के जितने भी अमराज हैं, खासतौर पर जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, उसमें ESR भी लाजमी बढ़ा हुआ आता है। और अगर हम CBC करवाएंगे तो वाइट ब्लड सेल भी हमारे बड़े हुए आएंगे। नेक्स्ट करें। ये देखिए, ये मैंने एक CT स्कैन की पिक्चर जो है आप सबके सामने रखी है और उस साइड पे आप देखें एक हेल्दी लंग्स है, उसका CT स्कैन देखें। और ये जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गया है, जहाँ जहाँ पे वाइट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फाइब्रोसिस हो गया है। इसका मतलब ये कि फेफड़ों के इतने हिस्से ने काम करना छोड़ दिया है ना। जब उस पर फाइब्रोसिस आ गया तो इसका मतलब क्या है कि उसने काम करना छोड़ दिया है। और फेफड़ों का काम क्या है? फेफड़ों का तो सिर्फ एक ही काम है ना कि ऑक्सीजन को वो करना, एक्सचेंज करना। तो जब फेफड़े काम करना छोड़ देंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि सांस लेने में दुश्वारी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा लंग्स फाइब्रोसिस बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा मरीज को जो है वो सांस लेने में दुश्वारी मजीद होती जाएगी। नीचे जो है मैंने एक टिश्यू का सेक्शन आपको दिखाया है। नेक्स्ट करें। अब एक्सरे देखते हैं इसका लंग्स फाइब्रोसिस का। देखें, एक्सरे या CT स्कैन, इसमें दो कलर्स आते हैं, एक होता है वाइट, एक होता है ब्लैक। जो बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ होती है ना वो एक्सरे और CT स्कैन में ना वाइट हो जाती है। जैसे हमने पहले वाली इमेज में देखा था जहाँ पे लंग्स फाइब्रोसिस हो रहे थे, वो क्या हो रहा था, हिस्सा वाइट हो रहा था। अब आप देखें ये दो फेफड़े हैं और इस साइड वाला जो फेफड़ा है इसका जो लंग है वो वाइट हो रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे स्कारिंग शुरू हो गई है ना, यहाँ पे जो है वो लंग्स फाइब्रोसिस हो गई। नेक्स्ट करें। अच्छा, अब आ जाते हैं केस पे। सही, ये सारी बातें तो हम सब डॉक्टर्स हैं भाई, हम सब जानते हैं कि लंग्स फाइब्रोसिस होता है, स्कार बनता है। आपने हमें कौन सी जो है वो नई बात बता दी, आप सबके जहन में ख्याल होगा। तो आपको मैं एक केस शेयर करता हूँ और ये केस जो है ये मेरा अपना नहीं है, ये बाकायदा रिसर्च पेपर है इसका और ये जो है वो साबित हो चुका है। आपको google.com पे भी अगर ये सारी डिटेल आप डालेंगे या googlescholar.com पे तो आपको ये केस वहाँ पे मिल जाएगा जो कि लंग्स फाइब्रोसिस का है और होम्योपैथिक मेडिसिन से जो है वो क्योर हुआ है। अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ें इसमें आई। नेक्स्ट करें प्लीज। अच्छा, तो ये एक 25 ईयर मेल था। जब ये OPD में आया तो इसको हल्का हल्का सा बुखार था और वर्टिबल कॉलम में पेन था, स्कैपुला में पेन था। और जब इसके फेफड़ों की आवाज़ स्टेथोस्कोप से सुनी गई तो उसमें क्रैकलिंग साउंड आ रहा था और इस हालत में जो है वो मरीज़ हमारे पास आया। और मरीज़ ने एक और चीज़ बताई कि उसने ये बताया कि मैं बहुत दिनों से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर चुका हूँ और उसका कोर्स भी मुकम्मल कर चुका हूँ, लेकिन मेरा जो ये हल्का हल्का बुखार है, खांसी है, वर्टिबल कॉलम में पेन है और स्कैपुला है, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ। ये केस में जो है वो मरीज़ एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आया। नेक्स्ट करें प्लीज़। अच्छा, फाइनली पेशेंट को ये सजेस्ट किया गया कि वो करवाए अपना एक्सरे। कौन सा एक्सरे करवाए? एक्सरे PA एंड लेटरल व्यू। इसके साथ साथ मरीज को डॉक्टर ने ये एडवाइस दी कि वो अपना CT स्कैन करवाए एक्सरे का, जिसके अंदर जो है वो डॉक्टर ने देख लिया कि इसको लंग्स फाइब्रोसिस और उसको प्लूरल थिकनिंग वहाँ पे पाई गई। अच्छा, एक और चीज़ हमने देखे, आप देखें यहाँ पे हमें केस टेकन भी सीखने को मिल रही है। पेशेंट की हिस्ट्री क्या है कि उसको रिएक्टिव आर्थराइटिस हो चुका है। आर्थराइटिस क्या है? मैंने आपको बताया रूमेटॉइड आर्थराइटिस इससे पहले कि वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है ना। तो इसका मतलब पेशेंट को हिस्ट्री है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसका मतलब क्या है कि ऑटो इम्यून डिजीज का पेशेंट ऑलरेडी है। और अगर एक और चीज़ हम देखें तो पेशेंट को हिस्ट्री रही है कि उसको आर्टिकेरिया भी हो चुका है। सही है, आर्टिकेरिया की भी हिस्ट्री रही है मरीज को। और अगर हम इसके ग्रैंडफादर की साइड पे जाएं, इसकी हिस्ट्री में इसके पेरेंटल भी जो है वो ब्रोंकियल एस्टमा है और इसके जो है वालिदैन और इसके वालिद को जो है वो BHP यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी भी है। नेक्स्ट करें। अच्छा, होम्योपैथिक जेनेटिक्स में हमने क्या देखा कि पेशेंट जो था बहुत ज़्यादा एंशियस था जब हमारे पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको और जो मैं समझाने जा रहा हूँ कि इससे हमें 2-3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक तो ये मिलेगा कि कैसे हमें केस टेकन करनी है और फिर आगे आप देखिएगा कि कैसे जो है वो सिंगल रेमेडी जो है वो दी गई एक के बाद एक। तो पेशेंट जब हमारे पास आया तो हमने उसके होम्योपैथिक के हिसाब से जब सारे सिम्टम लिए तो पेशेंट जो था वो बहुत ज़्यादा एंशियस था, डिसीजन नहीं ले पा रहा था, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था और स्वेटिंग हो रही थी उसके पाँव के तलवों में। सही है, नेक्स्ट करें। और वो ठंड से बहुत ज़्यादा हसास था और जब हमने एक्सरे करवाया उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें जो है वो पल्मोनरी ओबेसिटीज आई, मतलब लंग्स फाइब्रोसिस आया और उसका ESR और जो उसका जो CBC है उसमें वाइट ब्लड सेल बढ़े हुए। अब आप देखें कि वो लोग जो कहते हैं कि भाई होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो एक्सरे नहीं करवाते, ब्लड टेस्ट नहीं करवाते, आप यहाँ देखें कि
इतना साइंटिफिकली जो है वो इस केस को लेकर जो है वो चला जा रहा है कि जब पेशेंट आया तो पहले उसकी हिस्ट्री ली गई, फिर उसकी हमने जो है वो डायग्नोसिस करवाई और वही चीज़ आई। एक मैं अक्सर स्टूडेंट को बात बोलता हूँ कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते अनाड़ी। अच्छा ये जो है वो हर फील्ड में होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई इलेक्ट्रिक का काम करवाना है तो अगर आप अनाड़ी इलेक्ट्रिशियन को है ना बुला लेंगे ना तो वो आपकी सारी घर की जो है वो वायरिंग पहले खोल देगा, उसके बाद बनाएगा, है ना, ऐसे है ना। इसी तरह अगर आप अनाड़ी डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वो पहले आपके करवा लेगा 20 टेस्ट, फिर बोलेगा कि भाई इनमें तो नहीं आया, अब आप ये करवाएं। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे ना तो वो वही टेस्ट करवाएगा कि जिसमें प्रॉब्लम है और उसमें चीज़ सामने भी आएगी। तो जब डॉक्टर ने ये वो करवाया तो आप देखें दोनों में जो है वो चीज़ें आई। नेक्स्ट करें। अच्छा, अब इसका जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और पहला विजिट इसका हुआ 3/4/2018 को और इसको तमाम सिम्टम जिसमें जो है वो कॉन्स्ट्रक्टिव पेन था और इसके लंग्स में जो है वो क्रैकलिंग साउंड था और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हिस्ट्री की बुनियाद पर इसको रेडियम ब्रोम जो है वो 200 में दी गई और 2 दिन तक। सही है। नेक्स्ट करें। अच्छा, फिर ये पेशेंट हमारे पास 18/4/2018 को आया और इसके पेन बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे रेडियम ब्राउन 200 से और इसके वर्टिबल कॉलम में भी पेन कम हो चुका था, तो हमने इसको रेडियम सल्फ दी 200 में BD for 7 डेज। नेक्स्ट करें। अच्छा, इसके बाद आया तो बहुत हद तक इसकी कंप्लेंट बेहतर हो चुकी थी, तो हमने रेडियम ब्रोम की 2 दिन की इसको खुराक और दी। आप देख रहे हैं कि कितना साइंटिफिकली ये केस सॉल्व हो रहा है एक ही मेडिसिन से, एक ही सिंगल रेमेडी से। नेक्स्ट करें। फिर ये मरीज़ हमारे पास 4/6/2018 को आया और इसके तमाम सिम्टम जो है वो आप देख रहे हैं बहुत हद तक जो है वो कमी आ चुकी थी, तो फिर डॉक्टर ने इसको फाइटम सल्फ नामी एक दवा है वो 200 में दी BD सुबह शाम फॉर 14 डेज, मतलब 2 हफ्ते तक। नेक्स्ट करें। फिर ये पेशेंट हमारे पास 6/8/2018 को आया, तो जब 6/8/2018 को आया तो इसके सिम्टम जो थे वो थोड़े फिर से आना शुरू हो गए, इसको खांसी होना शुरू हो गई और थोड़े जो है वो बाकी कंप्लेन आना शुरू हो गई। तो डॉक्टर ने मजीद फिर से इसकी हिस्ट्री ली, तो इसने डॉक्टर को बताया कि इसको पहले जो है वो कोल्ड का इन्फेक्शन हुआ था, तो डॉक्टर ने इसको कैलकेरिया कार्ब दी थी। सही ना। अच्छा, आप देखें कि ये बिल्कुल फेयर जो है वो हमारे पास केस है। डॉक्टर ये भी शेयर कर रहा है कि भाई मेरा केस जो है वो एग्रावेट हो गया और सिम्टम फिर से आ गया, तो फिर मैंने क्या दिया। तो डॉक्टर ने हिस्ट्री तो उसने बताया कि मैंने कैलकेरिया कार्ब दी, तो डॉक्टर ने फिर सोचा कि हाँ, इसने मुझे जो है वो पाँव के तलवों में जो है वो पसीना भी बताया था, तो ये कैलकेरिया कार्ब का सिम्टम है। तो ये सुनकर डॉक्टर ने जो है इसको 6/8/2018 को जो है वो कैलकेरिया कार्ब 200 फिर से दे दी OD 1 डोज फॉर 2 डेज, मतलब रोजाना की बुनियाद पे एक खुराक दे दी। नेक्स्ट करें। 13/9/2018 को हमारे पास जब मरीज आया तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट थी, उसके एक्सरेज में तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट थी। तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने इसको प्लासिबो दे दिया और उसको घर भेज दिया। नेक्स्ट करें। और जब हमारे पास जनाब ये 8/10/2018 को आया तो उन्होंने उसको कैलकेरिया कार्ब फिर दे दी 2 दिन के लिए। नेक्स्ट करें। फिर जब ये हमारे पास 29/11/2018 को आया तो इसकी इम्प्रूवमेंट तो थी, लेकिन कैलकेरिया कार्ब के बाद क्या हुआ कि इम्प्रूवमेंट हुई, फिर एक जगह पे आके रुक गई। फिर डॉक्टर ने बोला कि अब क्या करना है, तो डॉक्टर ने इसको कैलकेरिया कार्ब 1 mg दे दी, सिर्फ एक खुराक। नेक्स्ट करें। और आप देखें कि 1 mg के बाद जब डॉक्टर के पास 3/1/2019 को आया तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने लगी और फिर डॉक्टर ने क्या किया, इसको प्लासिबो दे दिया। नेक्स्ट करें। और 13/2/2019 को जो है वो लंग्स फाइब्रोसिस का केस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर्ड हो गया। इस पर जोरदार तालियां बजाएं जिस पर डॉक्टर ने इसको रिकवर किया। तो आप देखें ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप चूँकि बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हैं यहाँ पे, तो जब भी पेशेंट को देखें उसकी केस हिस्ट्री लें, उसकी सारी रिपोर्ट्स लें, अपने पास संभाल के रखें ताकि आपके पास भी इस तरह की जो है वो रिसर्चेस हों, बातें हों, आप कहीं पे जाएं तो उनको बता सकें कि इस तरह से जो है वो मरीज सही हुआ है। हमने केस तो बहुत सारे सही किए, लेकिन जब हमसे कोई सबूत मांगता है तो हमारे पास सबूत नहीं होता ना, कि हम कहते हैं कि हमने इतने सारे केस सही किए, ब्रोंकाइटिस सही किया है, जो आर्थराइटिस सही किया, लेकिन हमसे कोई पूछे कि आपके पास प्रूफ क्या है, डू यू हैव एनी रिपोर्ट, तो हम कहते हैं कि हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में चूँकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो एक लाइन में आप सबको बोलना चाहूँगा कि अक्सर लोग जो है वो ख्वाब देखते हैं। मैं भी जो है जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं ख्वाब देखता था कि जब मैं यहाँ पे सामने बैठा था तो मैं ख्वाब देखता था कि मैं जागती आंखों से जो है वो देखने के शौकीन हूँ ख्वाब। तो मैं देखता था कि मैं स्टेज पे आऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेज पे आया। एक दिन मैं टीवी देख रहा, मैंने ख्वाब देखा कि काश मैं टीवी पे आऊँ, तो मैं वहाँ पे आ गया। तो लोग कहते हैं कि ख्वाब मत देखें, मैं कहता हूँ कि ख्वाब देखने चाहिए, लेकिन सिर्फ ख्वाब ही मत देखें। और एक बहुत ही
मशहूर मुहावरा है कि कामयाबी उसे नहीं मिलती कि जो बड़े बड़े ख्वाब देखते रहते हैं। कामयाबी उसे नहीं मिलती कि जो बड़े बड़े ख्वाब देखते रहते हैं, बल्कि कामयाबी उसे मिलती है जो जिद पे अड़े रहते हैं। कामयाबी उसे मिलती है जो जिद पे अड़े रहते हैं। लाइन अपने मुल्क के लिए, चूँकि आज 23 मार्च है, आज रेजोल्यूशन डे है, हमारी यूथ जो है वो भूल गई है इसको, तो एक लाइन में पढ़ना चाहूँगा अपने मुल्क के लिए और उसके बाद में इजाज़त चाहूँगा। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जां बख्श दे यार। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जां बख्श दे यार। मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, संगीन हिसार। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाऊं निसार, तुम्हें समझूंगा कि ठिकाने लगा मेरा सरमाया तन। मिलकर ए मेरे प्यारे वतन, मिलकर ए वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन। आप सबकी समातों को बहुत बहुत शुक्रिया।